अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा जी, क्लास वेट करके शाबाश। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द हमने हमारी जो कमिटमेंट थी कि हमने आज के दिन अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। हमारे सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं और 2 चैप्टर्स में इनहेरिटेंस दैट इज़ मोस्ट फेवरेट बच्चों का जो स्टूडेंट इस चैप्टर होता है कि स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल से याद कर पाते हैं और बड़े रट्टे लगाते हैं। आज हम वो मतलब ये कर लेना है इंशाल्लाह और एविएशन करेंगे। एविएशन में हार्ड इवनिंग तो नहीं आ रहा, तो बाकी सिर्फ 1-2 ही पॉइंट्स है उसमें मतलब कि डार्विनिज़्म, न्यू डार्विनिज़्म, मार्क्सिज्म और बस 1-2 थिंग्स हैं करनी है। वो हम अभी कर लेंगे और दैट्स इट। फिर you will find some time for your self study and then we will go for the test। ठीक है जी। लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहना है। ठीक है जी। आप ज्वाइन कर लें बच्चे, सब बच्चे जल्दी से जरा ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग इसको जी, 1 सेकंड मैं आप लोगों का ये मैसेज एक दफ़ा फिर कन्वे कर दूँ, फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जी बच्चे, अभी इनहेरिटेंस हमने स्टार्ट करना है सबसे पहले। इनहेरिटेंस का ना बुक से ही करेंगे। आपकी जो फेडरल की बुक है ना उससे आप लेकर अगर हम एग्जाम को टेस्ट देना है फिर तो फेडरल की बुक इज इनफ। और अगर आपने और भी कोई टेस्ट देने हैं देन यू विल गो विद पंजाब टेक्स्ट, पंजाब टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो पंजाब टेक्स्ट बुक का सिर्फ सूरत में पढ़े, अदरवाइज एग्जाम का टेस्ट आराम से इसी बुक से बिल्कुल सारा कुछ होगा। ठीक है जी। where are my marker? मैं मार्कर अपने ठहरो स्टार्ट। हाँ जी बच्चे, अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं इनहेरिटेंस। जी बेटा, सब जल्दी से ज्वाइन करिए आप लोग, बाकी बच्चे भी क्लास जल्दी से ज्वाइन करिए जल्दी से। मैं आपके साथ लिखती हूँ। आज हमने करना है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में ठहरेंगे आपके उसकी ले लेती हूँ जरा कंटेंट्स भी जो आपकी एंटी कैट की बुक है। हाँ जी, एक इसके कंटेंट्स लिखते हैं इनहेरिटेंस की, फिर हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक है जी। ओके जी। ओके, वेलकम सारा, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। ज्वाइन करते जाए बच्चे, शाबाश जल्दी से। रिप्रोडक्शन वाला जो कल हमने पढ़ा था, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, मैंने इनहेरिटेंस लिखे बट वेरिएशन एंड जेनेटिक्स के नाम से है। इसमें आपकी जो आ रही है ना चीजें, मैं फिर अगेन एक बार यहाँ आपके रिकॉल के लिए लिखती, बेसिक टर्म्स है। बेसिक टर्म में क्या 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 आएगा? बेसिक टर्म में आएगा लाइक जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोम, कैरियोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, अलील, लोकस, डोमिनेंट, रिसेसिव, जीन पूल, बस ये सारी चीजें आएंगी। ये मैं सारी ही अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, एक तो बेसिक टर्म हमने करनी है, दूसरा मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडल्स की जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो दोनों ही आ रहे हैं आपके जी। पूरा ही इनफैक्ट चैप्टर है ये, मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें कोई टॉपिक मिसिंग है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके बाद मल्टीपल एलील का है जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, जीन लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर है, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी एंड जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोसोम, सेक्स लिंकेज एंड ड्रोसोफिला। ठीक है, और सेक्स लिंकेज इन हीमिन, हीमोफीलिया पढ़ने हैं हमने, सेक्स लिंकेज इन हीमिन। कहाँ के क्या एग्जांपल है आपकी बुक में? हीमोफीलिया। ठीक है जी। ओके जी, अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं बेसिक टर्म्स। ठीक है, पहले मैं बेसिक टर्म करा देती हूँ, उसके बाद हम लोग करते हैं जी मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ठीक है जी, तो जो स्टेप बाय स्टेप हम सारा इस चैप्टर को पूरे को कवर करें। ठीक है, मैं जरा इसको इरेज करके सिर्फ बेसिक टर्म पहले कराती हूँ। ठीक है जी।
मैं साथ साथ लिखती जाती हूँ, साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ, ठीक है बेटा? ओके जी। जीन क्या होता है? व्हाट इज जीन? पहले बेसिक टर्म है, सबसे पहले जब हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो जीन इज अ बेसिक टर्म, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। जीन आर एक्चुअली पार्ट्स ऑफ द डीएनए, या फिर हम इसको कह सकते हैं सेगमेंट ऑफ द डीएनए। इट इज सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, कुछ भी लिखा हो दैट विल बी अ जीन, ठीक है? तो समझ आ रही है आपको? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड का मतलब ये क्या है? सेगमेंट ऑफ द डीएनए। या अगर लिखा हो दैट सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये सारा कुछ किसके बारे में बात हो रही होगी? जीन के बारे में, ठीक है जी? जीन के बारे में यहाँ पे बात हो रही होगी। ओके जी, नेक्स्ट इज जीन के बाद हम आएंगे नेक्स्ट लोकस। लोकस इज अ पॉइंट वेयर द जीन इज लोकेटेड। जहाँ जीन लोकेटेड होता है ना, लोकेशन ऑफ द जीन इज कॉल्ड द लोकस। अलील, अलील का मतलब होता है ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ऑल्टरनेट का क्या मतलब होता है? अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड अलील। के बाद जी नेक्स्ट क्या है? अलील के बाद नेक्स्ट क्या होगा? डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील वो होगा जो कि डोमिनेंट एलील वो होगा जो एक लाइक टॉल, डोमिनेंट वो होता है जो एक भी जीन प्रेजेंट हो, देन अपेरेंटली वही जो होगा एलील, हम उसको कहेंगे। जो कि एक जीन भी प्रेजेंट होगा देन इट मेक इट्स अपीयरेंस, और दूसरे को अपीयर नहीं होने देगा। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी है, ऑल प्लांट विल बी टॉल। अगर हम यहाँ पे कोई और कर लेते हैं लाइक राउंड एंड रिंकल है, ऑल सीड्स विल बी राउंड, ठीक है? इस दिस दीज आर द एग्जांपल्स, ठीक है जी? ओके जी, नेक्स्ट क्या है? डोमिनेंट एलील के बाद है रिसेसिव एलील। रिसेसिव एलील वो एलील होता है दैट विल नॉट अपीयर इटसेल्फ व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ, जब प्रेजेंट होता है कोई भी डोमिनेंट जीन, उसकी प्रेजेंस में ये अपने आप को अपीयर नहीं कर पाएगा, दैट विल बी नोन एज रिसेसिव एलील। जीन पूल क्या होता है? ऑल द जीन और ऑल एलील कलेक्टिवली इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन। एक जो पॉपुलेशन होती है उसके जो जीन्स होते हैं दे आर कॉल्ड, लाइक देखिए चाइना के जो लोग हैं उनके अपना एक जीन पूल है, अफ्रीका के जो लोग हैं उनका अपना एक जीन पूल है, एक एरिया के जो लोग होते हैं ना उनकी एक जैसे अपीयरेंस और उनकी थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक जो होते हैं ना वो रिसेंबल क्यों कर रहे होते हैं? बिकॉज दे हैव द सेम जीन पूल, ठीक है जी? समझ आ रही है यहाँ तक? ओके जी, लेट मी चेक। जी, चलो जल्दी से बाकी बच्चे भी क्लास ज्वाइन कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने अभी क्या करना है? नेक्स्ट इज डोमिनेट और रिसेसिव का हो गया जी। डोमिनेट और रिसेसिव के बाद नेक्स्ट है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, और जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जो टोटल जेनेटिक मेकअप है। होमोजाइगस हम किसको कहते हैं? अब देखिए टर्म जो है ना होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ये वैसे तो कॉमन है लेकिन फिर भी बच्चे इसको, होमो का मतलब होता है सेम, जाइगस वर्ड अराइज फ्रॉम जाइगोट। एक जाइगोट के अंदर जब सेम होंगे जीन, लाइक हम कहते हैं स्मॉल टी है तो ये होमोजाइगस है, कैपिटल टी है तो ये होमोजाइगस है, अगर कैपिटल आर है तो ये होमोजाइगस है, ठीक है? और हेट्रोजाइगस, हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रोजाइगस, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है? आप देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी है तो, और ये क्या है? दीज आर द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट बेटा क्या है इसमें? नेक्स्ट इज मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूरा पूरा करना है। ये आपने एक दफा कर लेना है, ये वही वाले हैं जो आपकी बुक में, अगर इसमें अगर आपको लगे कुछ मुश्किल है या आपको नहीं याद हो रहा आपने इसका करना कैसे है, आपने इसको कोई इस तरह वो आपने लिखना तो है नहीं डेफिनेशन, आपने सिंपली ये याद रखना है कि रेशियोज के हिसाब से, कि जैसे होता है ना प्रॉब्लम होता है जेनेटिक प्रॉब्लम, इस तरह अगर आपको कोई दिया जाए लाइक a plant is crossed, a capital T plant is crossed with a
small homozygous recessive, then what will be the ratio in the first filial generation? What will be the ratio in the second filial generation? या फिर a heterozygous plant, if it is crossed with the homozygous recessive, then what will be the ratio of this? यानी यूं करके आपने इसको करना है। तो इसलिए ये आप वहां पे सॉल्व नहीं कर सकेंगे ना, आपको वहां उधर पेपर के ऊपर करने देते हैं। तो आपने इसको जरा समझ के पढ़ लेना है, और वहां मेंटल जैसे होता है ना, लेकिन क्वेश्चन पेपर पे आप पेंसिल से जरूर कर सकते हैं। बाद में आप उसे अरेज कर दें, लेकिन क्वेश्चन पेपर पे अलाउ नहीं करते वैसे लिखने का, इसलिए आप लोगों ने पेंसिल जरूर लेके जानी है, जिसको आप वहां पे कर ले, क्योंकि फिजिक्स और इसके लिए बायो की जो ये बने उसके लिए बच्चे कर रहे होते हैं, और करने भी दे देते हैं किसी हद तक। आप उसी पेपर पे क्वेश्चन पेपर आप साइड पे सॉल्व कर लो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो सबका अलग होता ही है, ऑल्दो बट वो लिखने की परमिशन इसलिए नहीं देते क्योंकि चीटिंग में कंसिडर हो रहा होता है ना। लेकिन ये कि आप अपने ओन के लिए पेंसिल से जरूर कर सकते हैं, बॉल पेन से नहीं, और बाद में इसको इरेज कर। ठीक है जी। तो लॉ ऑफ जो सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना, वो आपने इस एंगल से कर लेते। उसके बाद सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला हम देख लेते हैं। सेक्स लिंकेज इन ड्रोस, अभी मुझे बताएं, सारा आप बता दें बच्चे कि आपको ये लॉ पढ़ने की जरूरत है, या इनमें कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आई तो मुझे बताइए, मैं आपको ये लॉ पूरा भी कहते हैं तो पढ़ा देती हूँ, कोई इशू नहीं। जी बेटा, आपका ठीक है। अच्छा, नहीं क्लियर है, ठीक है। तो आपने इसको ना वो उस तरह याद नहीं करना है जैसे उन्होंने डेफिनेशन एक्सप्लेन, उस तरह नहीं करना। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि आप इसके वो देखेंगे भी ना प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस कभी भी नहीं आते, ये भी याद रखिएगा। प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चन सिर्फ इसलिए होते हैं कि आपको आपका पढ़ने का एंगल पता चले कि आपने इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि वो तो है नहीं कि आपने लिख देना है सब। आपने जैसे कि होता है ना कि इफ दिस इज क्रॉस विद दिस, मतलब आपको एक सिचुएशन दी जाए, देन यू मस्ट नो द व्हाट विल बी द आंसर। तो उस तरह से आपने इसको सॉल्व करने का समझना है, प्रैक्टिस भी इसी तरह से करना, ठीक है। सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला में देखिए, अब इसमें जो मॉर्गन ने किए थे, आपने साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। मॉर्गन ने किया था TH मॉर्गन, ठीक है, 1910। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब हम ये सेक्स लिंकेज और ये दो चार जो आगे टॉपिक है ना, इनको आप लिख के कर देते हैं। आपने टेस्ट देना है, न्यूमेरिकल टाइप, यस। जी जी बिल्कुल, ask situation based, you can say, like a heterozygous tall plant, if it is crossed with a homozygous recessive, then the uh, this person, यानी कि इतने परसेंट टॉल होंगे, इतने परसेंट शॉर्ट होंगे, इस तरह। ठीक है, ये समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब सिचुएशन बेस्ड आपको ये पता हो कि जैसे देखिए, होमोजाइगस टॉल अगर क्रॉस करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव में, तो फर्स्ट फीमेल जनरेशन में ऑल देयर ऑल विल बी 100% जो होंगे वो टॉल ही होंगे, बिकॉज कैपिटल टी इज डोमिनेंट। लेकिन जो सेकंड फीमेल जनरेशन होगी उसमें 75% अगर लिखो ना, 3:1 रेशो, तो ठीक है, आपको याद है 75% टॉल होंगे और 25% शॉर्ट, यूं करके भी याद रखिए। मतलब किसी जरूरी नहीं है कि आपको वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करे, थोड़ा सा मतलब परसेंटेज जो है वो कर सकते हैं यूं करके। और उसके अलावा अगर हेट्रोजाइगस जैसे टॉल है, इफ इट इज क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस रिसेसिव, देन 50% जो होंगे वो टॉल आएंगे और 50% शॉर्ट आएंगे, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। बस इस तरह के क्वेश्चन मैं ये कह रही हूँ, आपको लॉ पूरे पूरे नहीं याद करने, जैसे हम आपको कहते थे फेडरल कोड के लिए आपने पूरे लॉ याद करने, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अच्छा, मैं ये वाला करा रही थी आपको, जो सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, ठीक है। सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, साइंटिस्ट के नाम याद रखने, ठीक है। उसका ये ड्रोसोफिला क्यों, ड्रोसोफिला को फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, ठीक है। अगर ड्रोसोफिला की जगह फ्रूट फ्लाई कहीं लिखा हो तो आपने याद रखना है कि इट इज फ्रूट फ्लाई। और इसकी एज जो होती है ना, वो 8 days होती है। इसके एक बहुत शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है। That's why the number of generation can be studied in a very short time. That's why it is used as a most common experimental organism in a genetics. और इसके अंदर सिर्फ 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और अम, इसमें सबसे पहले जो यूज किया था ना, वो ड्रोसोफिला यूज किया गया था। जेनेटिक्स की सबसे ज्यादा स्टडीज ड्रोसोफिला भी हुई हुई है। और जी सबसे पहले किसने किया था? TH मॉर्गन की हम बात करें, इसने सेक्स लिंकेज, मॉर्गन 1910, ठीक है।
ये लिखने का मकसद ये है कि याद रहे बच्चे, ये आपने साइंटिस्ट के नेम करने। अच्छा, रीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ ड्रोसोफिला क्या है, ये आपने याद रखना है। इजी कलेक्शन एंड कल्चर, आप बनाना ही ऐसे ही रख दें, आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है ड्रोसोफिला। थोड़ी देर के बाद वो जो आपको मच्छर से उसके ऊपर उठते हुए नजर आते हैं, वो मच्छर नहीं होते, वो ड्रोसोफिला फ्लाई होती है, जिसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। हम क्यों सिलेक्ट करते हैं इसको? बिकॉज इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। ये अगर आए ना, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज फाउंड इन डाई डाइमॉर्फिज्म। टाइम टाइम ऑफ मॉर्फ का मतलब होता है शेप, डाई का मतलब है टू। मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, ठीक है, इसलिए आप उसको इजीली उसको। और शॉर्ट जनरेशन टाइम होता है। एक्सीलेंट जेनेटिक स्टडीज है। पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट जो दैट इज परफॉर्म्ड ऑन द सेम, ठीक है। मॉर्गन एक्सपेरिमेंट और उसके जो प्रोसेस थी, इसने वाइल्ड टाइप ग्रो करा रहा था। मॉर्गन ने किया क्या कि ये ड्रोसोफिला जब ग्रो करा रहा था, तो उसने ग्रो कराता रहा सब वाइल्ड टाइप में। रेड आई ड्रोसोफिला थी, एकदम से उसके अंदर एक ना व्हाइट आई ड्रोसोफिला आ गई। तो व्हाइट आई ड्रोसोफिला जब आई, तो उसने उसको देखा, तो उसमें उसने देखा कि उसमें एक जो व्हाइट आई आई वो मेल था, ठीक है। तब उसको पता चला कि ये जो characteristic है, they are more commonly appeared in a male. Why? Because male don't have any sporting gene on the second allele, उसका नहीं प्रेजेंट होता। That's why जो भी जीन आएगा उसमें अपीयर हो जाएगा, उस 100% अपीयर हो जाएगा। तो इस वजह से आई कलर जो है ना, वो रिलेटेड टू द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो इस पे इसने एक एक्सपेरिमेंट ये वाला किया था। टेस्ट क्रॉस क्या होती है? ये टेस्ट क्रॉस होती है, दैट इज यूज्ड टू चेक द जीनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस phenotype। जी, क्या होती है टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस भी जगह जगह लिखा हुआ है आपके इसमें। टेस्ट क्रॉस जो होती है ना, अब आपको पता है कि ये टॉल है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये कैपिटल टी है या स्मॉल टी है। जस्ट टू चेक द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल, यू क्रॉस इज विद द homozygous recessive। To check the genotype of any individual, to cross it with the homozygous recessive for the same gene, that is called the test cross. This is the test that used to check the genotype. ठीक है, यूं आपने याद रखना है इसका। अच्छा, ओके जी। और इसमें जी क्या है, पेडिग्री भी है। पेडिग्री किसको कहते हैं? जेनेटिक ट्री को कहते हैं, फैमिली ट्री को कहते हैं। मैं एक मिनट आपकी बुक की जो पेडिग्री है ना, वो जरा शुरू करिए। ये देखिए, ये पेडिग्री है, ठीक है। पेडिग्री को जेनेटिक ट्री भी कहते हैं। जब भी डॉक्टर्स भी हिस्ट्री लेते हैं ना, ये आपको इसलिए पढ़ाई जाती है कि डॉक्टर्स जब भी हिस्ट्री लेते हैं, तो वो इस तरह पेडिग्री की फॉर्म में लेते हैं। पूछते हैं ना, किस किस को बीमारी थी, घर में किसी और को तो नहीं, फ्लावर में तो नहीं, पेरेंट में तो नहीं। आपने अक्सर देखा होगा हॉस्पिटल्स में सबसे पहले वो हिस्ट्री ले लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री, तो उसको वो इस मैप की फॉर्म में, जेनेटिक ट्री की फॉर्म में अपने पास नोट करते हैं। पूरा वो पैराग्राफ तो थोड़ी लिखेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, स्पेयर रिप्रेजेंट द मेल एंड वो सर्कल रिप्रेजेंट द फीमेल, दिस लाइन इंडिकेट द मैरिज लाइन एंड दिस रिप्रेजेंट द ऑफस्प्रिंग जिसके सेंटर से अराइज हो रही है। जैसे इनके दो बच्चे हैं, तो इसमें एक जो है हीमोफिलिक है। तो हीमोफिलिक क्यों है? क्योंकि इसमें जीन अपीयर हो गया, उसमें सपोर्टिंग दूसरा जीन नहीं था। तो हीमोफिलिक मेल जो है वो बहुत कॉमन है, फीमेल तक होगी जब होमोजाइगस रिसेसिव होगा, जो कि बहुत रेयर, ठीक है। तो इसलिए इट इज मोर कॉमन इन अ मेल देन इन अ फीमेल, ठीक है जी। और इसमें हीमोफीलिया की आपने एग्जांपल कह दी है। और इसके अलावा सूडो ऑटोसोमल एक ट्रेट होता है। सूडो ऑटोसोमल ट्रेट कौन से ट्रेट्स होते हैं? जो कि कैरी होते हैं सिर्फ बाय क्रोमोसोम पे, बाय लिंक्स जो होते हैं उनको हम सूडो ऑटोसोमल कहते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है आप उसमें और बताएं सारा, और कोई ऐसी चीज जो जेनेटिक्स में आपको लगती होगी। ये तो मेरे पास तो खत्म हो गई, अभी मैंने आपको एवोल्यूशन कराने वो मेरे पास पीछे, ठीक है। आप बताएं और कोई ऐसी चीज जो इसमें आपको समझ नहीं आ रही हो, आप आपकी बुक, अपनी बुक में खोले। जो टेक्स्ट बुक है वो भी मेरे पास है, उसको भी मैं देख रही हूँ, लेकिन इसमें मेन टॉपिक यही है जो आपने करने है, इंटेलिजेंस के, ठीक है जी। अच्छा, जो है ना एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटल्स, ये भी करना है, आर एच फैक्टर भी करना है। जी, मैं इससे इमेज भेज दूंगी, मैं कोशिश करूंगी अभी भेज दूं मैं आपको। अगर मैं भूल जाती हूँ ना कभी, तो आप मुझे मैसेज भी तो कर सकते हैं। मैं कभी कभार मुझे खुद लगता है जब मैं नेक्स्ट डे क्लास लेने लगती हूँ कि मैंने नहीं भेजी, लेकिन अभी मैं ट्राई करूंगी अभी भेज दूंगी। अच्छा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपने करना है, एपिस्टेसिस करना है। एपिस्टेसिस क्या होता है?
जब एक जगह पेयर ऑफ जीन प्रेजेंट होता है वो किसी और पेयर ऑफ जीन को भी कंट्रोल कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं एपिस्टेसिस। इसमें आपके पास वो डॉग्स वाली जो लैब्राडोर जो डॉग है जिसमें येलो ब्लैक और चॉकलेट कलर के, वो आपने बस इसको थॉरो रीडिंग करनी है, दैट्स अच्छे से थॉरो रीडिंग करनी है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कौन सी होती है, जब मोर देन वन जीन कंट्रोल कर रही होती है सेम कैरेक्टर, तो हम उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, जैसे कि स्किन कलर है, आई कलर है, ठीक है। तो ये सारे आते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। सेक्स लिंकेज में हम पढ़ चुके हैं, सेक्स लिंकेज की जो डिजीजेस है ना वो आपने करनी है। जेनेटिक्स में कलर प्लांट एक और चीज शायद में रह गई है, मैं देखूं जो आपको आपकी बुक में ना हो। आप भी देखिए सारा, कोई क्वेश्चन आपको लगे तो आप मुझसे पूछिए। आपको कोई ऐसा टॉपिक लगे कि आपको पढ़ना है तो आप बताइए, मैं आपको अभी करा देती हूँ। कल मैंने टेबल भेजना था, मैं बिल्कुल भूल गई हूँ, मैं अभी देख लेती हूँ, भेज देती हूँ। मुझे मुझे टेक्स्ट कर दिया करिए। चलिए ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं अभी भेज ठीक है जी। ये वाला फिर ओके है। अभी हम इसी से पहले देखिए हम एवोल्यूशन कहाँ पे है, फिर हम एवोल्यूशन कर लें। कोई कोई टॉपिक देख लो ना बच्चे, कि कोई भी ऐसा टॉपिक जो नहीं समझ आ रहा या क्लियर नहीं है, मैं अभी आपको अभी करा देती हूँ, पढ़ सकते हैं हम अभी, इतना टाइम हमारे पास है। आपने देना है नाम्स का टेस्ट जो 1 सितंबर को हो रहा है, नाम्स का टेस्ट आप दे रही हैं बेटा? शिजैम्बू का दे रहे हैं, कौन सा टेस्ट दे रहे हैं, कौन कौन से टेस्ट दे रहे हैं आप? मुझे फिर उस हिसाब से भी तो देखना है। मैं तो इनफैक्ट वरीड थी कि 1 सितंबर से पहले आप लोगों को मिनिमम 2 वीक्स चाहिए होती है रिवीजन के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, इसलिए मैंने कोई प्लीज ये कराया। आप एक दफा कर लिए, फिर आपने उसको बहुत अच्छे से पहले प्रैक्टिस। ओके, मैं ढूंढती हूँ जरा इसमें से एवोल्यूशन, और आप करें, वरना मैं बुक से एवोल्यूशन कराती हूँ, ठीक है। ये सारा मैं वेट कर रही हूँ, आप पूछें कोई क्वेश्चन हो। बाकी क्लियर है, ठीक है। एवोल्यूशन में ना हमारे पास सिर्फ आरडी विंबर नहीं है। मैं अब टेक्स्ट बुक ही आपकी खोल लेती हूँ इसमें। ये मेरे पास बुक जो है ना थोड़ी सी इसकी हालत खराब हुई है, इसके पेज भी निकले हुए, इसलिए मुझे ढूंढना पड़ रहा है। बट एनीवे, मेरे पास जो है ना फर्स्ट एडिशन है, जो किप्स की है मेरे पास फर्स्ट एडिशन है। अब तो खैर थर्ड एडिशन भी आ गया, 2 3 और भी है, मैं उनसे भी देख रही हूँ। आई गेस एवोल्यूशन इज ऑन 106 पेज, चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ। हाँ जी। अभी क्या लगता है आपकी कितनी तैयारी है आपकी? निकल आया जी, एवोल्यूशन आ गया ये मेरे पास, इसमें आ गया एवोल्यूशन की। मैं एक मिनट टॉपिक लिखती हूँ, हमने इसमें पढ़ने, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। देन वी यू कैन आस्क क्वेश्चन व्हेनेवर यू वांट, जब आपको पढ़ते हुए लगे। अदरवाइज इफ यू नीड अ क्लास, देन क्लास विल बी आफ्टर 18 के बाद मैं आपकी क्लास ले सकूंगी, ठीक है। मैं थोड़ी सी अवेलेबल भी नहीं होगी इसलिए, लेकिन आप क्वेश्चन जब भी मर्जी हो आप पूछ सकते हैं, जब आपको पढ़ते हुए लगे कि समझ नहीं आ रहा, आप फौरन से प्रॉम्प्टली क्वेश्चन करें, मैं आपको आंसर करूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। मेन इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपने करनी है। एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, चीजें इवॉल्व कैसे होती हैं मेनली, क्या वो जो नहीं है इसकी, अभी मैं कराती हूँ आपको स्टेप्स है कि बायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस, और वो थियरीज वो भी थोड़ी सी हम करते हैं। ये टॉपिक है जी आपका एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट है, लमार्किज्म, ये लमार्किज्म है, डार्विनिज्म है, न्यू डार्विनिज्म, और एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। ये आपके टॉपिक है जो हमने करने एविडेंसेस।
ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, ओके जी। अभी हम सबसे पहले ना वन बाय वन इसको देखते जाओ, ठीक है जी। ये बच्चा लास्ट यूनिट है। एवोल्यूशन इज लास्ट। हमने सीक्वेंस में सारे ही कर लिए, और मैंने आपका जो जो सिलेबस वही वाला फॉलो हो रहा है ना, पुराने वाला ही इन्होंने इसको किया। बट यू गॉट द इनफ टाइम, तो इस वजह से हम उसको कर रहे थे कि कोई एडिशन हो गया तो हमें और कराना पड़ा, लेकिन एडिशन तो हुआ नहीं इस दफा। तो सीक्वेंस जो आपके साथ शेयर हुआ था सिलेबस, ठीक है, वही वाला सिलेबस है। अब हम लास्ट यूनिट करें। आपने देखते जाने, आपको फिर भी कहीं लगे कि कोई टॉपिक नहीं आता, यू कैन आस्क मी, ठीक है। दिस इज लास्ट यूनिट। अच्छा, एवोल्यूशन में कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन क्या है? 19th century there was the two schools of the thought। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। 19th century में टू स्कूल ऑफ थॉट्स थे। टू स्कूल ऑफ थॉट्स का क्या मतलब है? कि स्पेशल क्रिएशन, creation believed on the theory of special creation and evolution believed on a theory of natural selection। ठीक है, क्या थी? स्पेशल क्रिएशन, और दूसरा क्या था? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये दो थॉट्स थे। अच्छा, एवोल्यूशन जो है बिलीव्ड ऑन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या थी? आप इसका ये मतलब है, ये जो मुस्लिम्स का है ना, ये उस पे एक तरह से बेस्ड है कि हर चीज के जोड़े बना दिए गए थे, हर चीज जो एज सच थी, बनी गई थी, और कोई भी चीज जो है ना, कहीं से कोई इवॉल्व नहीं हुई। तो हर कोई जो चीज है वो अब जैसे अल्लाह ताला की तरफ कहते हैं ना, हर चीज के जोड़े बना दिए गए। तो केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन द प्रेजेंट फॉर्म, जैसी है ऐसी ही थी। हर चीज के जोड़े आए थे और वही आगे कंटिन्यूएशन में। दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये है कि जो टाइम के साथ साथ वो वाली स्पीशी जिनको नेचर ने सिलेक्ट कर लिया, मतलब कि देखिए चेंजेस आती है ना, कहीं पे हार्श एनवायरनमेंट हो जाती है, कुछ ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं क्योंकि वो उस हार्श एनवायरनमेंट कंडीशन को सरवाइव नहीं कर सकते। वो सिलेक्शन है नेचर की तरफ से, कि वो जैसे तेज आंधियां तूफान बारिशें आई तो उसमें बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। तो नेचर ने सिर्फ उनको सिलेक्ट कर लिया जो सरवाइव करके, जो मर गए वो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में एक नेचर में जो चेंजेस आएंगी, उसके बाद जो इंडिविजुअल सरवाइव कर जाएंगे, दे विल बी सेलेक्टेड बाय द नेचर। एंड मेरे ख्याल में जो हम लोग अपना ओपिनियन भी देते हैं ना एज अ टीचर, कि दिस इज नो इवन वर्किंग, कि अभी आप जितनी स्ट्रांग होंगे उतना आप सरवाइव करेंगे। अब ये है। और जो डार्विन का था ना, वो भी इनफैक्ट यही था कि आपका आपकी जो है ना थ्योरी ऑफ फिटेस्ट, हम जिसको कहते हैं, जो जितना फिट होगा उतना सरवाइव करेगा, उसके सर्वाइवल के चांसेस हो जाएंगे। जितना हार्ड और रफ और टफ होंगे उतना आप ज्यादा से ज्यादा सरवाइव कर सकोगे, यूं करके कुछ कहा जाता है। अच्छा, एवोल्यूशन ऑफ द यूकैरियोट प्रोकैरियोट पहले पढ़ लेते हैं। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट कहाँ से आए थे? हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस है एक। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट लाइफ कैन बी ओरिजिनेटेड इन द ओशन। तो अंडर द वाटर लाइफ अराइज हुई थी, इस वजह से उसको हम कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट। ठीक है, एक मिनट मैं ये टर्म लिखती हूँ। हाइड्रोथर्मल वेंट। हाइड्रो वाटर थर्मल का मतलब होता है जो हीट से रिलेटेड है, वेंट उस एरिया में जो अंडर द वाटर एक रीज में ना लाइफ जो थी ना रीजनेट होती सरवाइव। तो इसमें टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री इन्होंने कहा था। ठीक है, अब इन्होंने कहा बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोट्स, सो द प्रोकैरियोट कंसीडर फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ। फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ कौन थे? प्रोकैरियोट। और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे, फिर फोटोसिंथेसिस करते गए। और जब वो फोटोसिंथेसिस करते थे, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्रोबब्ली यूज्ड हाइड्रोजन सल्फाइड। फर्स्ट H2O की बजाय उन्होंने H2S का हाइड्रोजन सल्फाइड यूज किया था। हाइड्रोजन फॉर द रिड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एज अ शुगर। लेटर ऑन द वाटर जो सर्व किया गया, वाटर जब आ गया उसके बाद क्या था? इट इज फॉर दिस पर्पस ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, ऑक्सीजन लिबरेट होनी शुरू होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या था? एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हुई। फिर उसके बाद यूकैरियोट्स अराइज हुए। तो एंडोसिम्बायोट्स और हाइपोथेसिस जो था ना, वो भी फिर बाद में इसके बाद आया था। एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दिस हाइपोथेसिस इज प्रेजेंटेड बाय लेन
मार्गलस, ग्लेन मार्गलस, मार्गलस। अच्छा, ये इसने क्या दिया था? एंडो सिम्बायोट हाइपोथेसिस। इसने दिया था एंडो सिम्बायोट। एंडो सिम्बायोट क्या होता है? हाइपोथेसिस। अच्छा, इसने क्या, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस यूकैरियोट एंड देयर ऑर्गेनेल्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द सम सिम्बायोटिक रिलेशन। उन्होंने कहा था जितने ऑर्गेनेल है ना, वो कोई अंदर प्रोकैरियोट थे, वो एक सेल के अंदर वो खाता गया और अंदर वो जमा होते गए, कुछ डाइजेस्ट नहीं हुए, और फिर उन्होंने एज डिफरेंट फंक्शन करना शुरू कर दिया। और इस तरह से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कंसिडर किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तो बड़ी पक्की थी इस पे उन्होंने बनाई है कि कोई बैक्टीरिया जो था वो अंदर आया। हाइड्रोजन सर्वाइवल में यूज हुई थी क्योंकि उस वक्त वाटर नहीं था, वाटर बाद में आया ना। बाद में जब वाटर स्टार्ट हुआ तो फिर बाद में वाटर के बाद ऑक्सीजन, पहले सल्फर रिलीज करता था। जब अर्थ अर्थ पे सबसे पहले कौन थे जो आए थे? प्रोकैरियोट। फिर प्रोकैरियोट आए तो फिर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आए, सॉरी फोटोसिंथेटिक आए। और वो फोटोसिंथेसिस के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते थे क्योंकि वाटर तो था ही नहीं और ऑक्सीजन तो थी ही नहीं। तो क्या हुआ, जब वाटर आया यानी बारिश से वाटर आया और वाटर ने अपटेक करना शुरू किया, देन ऑक्सीजन रिलीज करनी शुरू की। और जब ऑक्सीजन रिलीज करनी शुरू की तो क्या हुआ, फिर उसके बाद एनवायरमेंट में ऑक्सीजन आई, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन उसके बाद की बात है। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा, लमार्किज्म आप देख लेते हैं। लमार्किज्म, जो लमार्क था ना, इसका ईयर कौन सा था? 1744 टू 1829। इसने पब्लिश की थी एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन 1809। कब पब्लिश की थी? 1809 में। द ईयर ऑफ द डार्विन वाज बोर्न। उस वक्त क्या था? डार्विन का हैप्पी बर्थडे था। 1809 की बात है, ठीक है जी। ये ईयर्स जो है ना, ये करने आप। ये लमार्क थ्योरी में सिंपल ये था कि जो ऑर्गन हम यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन पे, कि जो ऑर्गन आप जितना यूज करते हैं वो उतना ही ग्रो कर जाते हैं। जी, एंडोसिम्बायोट्स में दोबारा बता देती हूँ। चलिए पहले हम उसी को कर लेते हैं, फिर उसके बाद। एंडोसिम्बायोट का मतलब होता है, एंडो का मतलब होता है एक, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। सिम्बायोट वर्ड जो है ना, सिम्बायोसिस से, इस वर्ड को समझ लें फिर आप। सिम्बायोसिस का मतलब होता है म्यूचुअल, म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल जो होता है ना, गिव एंड टेक, इसके लिए हम यूज करते हैं। एंडोसिम्बायोट में क्या था कि जो यूकैरियोट था ना, वो कैसे बने थे? उन्होंने कहा यूकैरियोट में जैसे ये बैक्टीरिया है फॉर एग्जांपल, इसको इसने इनटेक किया तो ये अंदर आया, तो फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्म में अंदर एग्जिस्ट करना शुरू हो गया। अब माइटो क्यों? क्योंकि इसके अंदर 70 एस राइबोसोम्स है, इसके डीएनए और भी बहुत सारे फीचर्स है जिसके मिलते हैं बैक्टीरिया से। तो एंडोसिम्बायोट मींस के वो अंदर आया और उसने एक वो जो होता है रिलेशनशिप होता है सिम्बायोसिस का, कि वो उसने इसको एनर्जी प्रोड्यूस करके दी, इसने उससे शेल्टर ले लिया, उसके अंदर रहना शुरू कर दिया। तो बोथ गेट द बेनिफिट, दैट इज कॉल्ड द सिम्बायोसिस। तो अंदर आके जो एज अ सिम्बायोट रहना शुरू हुआ, तो ये कहा गया उस वक्त मार्गलस ने कि सारे जो ऑर्गेनेल है वो इसी तरह का सिम्बायोसिस से यूकैरियोटिक सेल में आया, इस तरह यूकैरियोटिक सेल बन गया। ठीक है जी, समझ आती है आप? म्यूचुअल, यस, म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप, जो जिसको आप म्यूचुअलिज्म भी इस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म जो होता है ना, सिम्बायोसिस जो होता है, सिम्बायोट, वो म्यूचुअलिज्म से होता है। यानी अंदर ऑर्गेन अंदर आया, बाहर से बैक्टीरिया अंदर आया, उसने अंदर रहना शुरू कर दिया। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जांपल दी है कि वो अंदर आके एनर्जी प्रोड्यूस करके सेल को देता है, सेल से शेल्टर लेता है और उसके अंदर वो सर्वाइव रह रहा है। तो दोनों एक दूसरे से बेनिफिट्स ले। So this is called the endosymbiosis, and in this way all the organelles they arise, ये कहा जाता है in the यूकेरियोट। ठीक है जी, यहाँ तक ओके, समझ आ गया। लमार्किज्म में आपको बता देती हूँ जी। लमार्किज्म इसने ये कहा था, जिराफ की एग्जांपल दी थी ना, जिराफ की नेक से याद है। इसने ये कहा कि जो ऑर्गन ज्यादा यूज किए जाते हैं वो ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, जो नहीं यूज किए जाते वो ग्रो नहीं करते। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो जिराफ थे ना, उनके पहले नेक का साइज बकरियों के जितना था, गोट की साइज जितना था नेक, उतनी होती थी। फिर नीचे से ग्रासेस खत्म हो गई, उन्होंने ऊंची झाड़ियां और ऊंचे ट्रीज के पत्ते खाने शुरू किए, तो इनकी नेक बड़ी होती 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 इनकी नेक बड़ी होगी। तो ये था जी इसका कॉन्सेप्ट, जो पता नहीं स्टूपिड कितना कॉन्सेप्ट था। बाद में ये इतना वो
डीमेरिट्स हो गया, मतलब कि इसको नहीं एक्सेप्ट किया गया। डार्विन ने कहा कि डार्विन ने कहा पहलवान का बच्चा पहलवान थोड़ी होगा, और ये वाले कुछ दिए गए उन्होंने कि इस जितने अगर एक बॉडी बिल्डर का बच्चा फॉर एग्जाम्पल, तो वो वही तो नहीं होगा ना, तो इस वजह से ठीक है। ओके जी, गुड है अगर आपको ये समझ आ गई। नेक्स्ट डार्विन था, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है उसकी, कि जो नेचर में जो वो वाले होंगे जो बेस्ट होंगे ना नेचर, उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपने ये याद रखना, चाहे प्लांट्स है या एनिमल्स है, क्योंकि देयर इज अ स्पेसिफिक थिंग फॉर द, जैसे एक शेड में एनिमल्स है, तो आपने खाना डाला, जितनों ने लड़ मार के खा लिया वो जिंदा रहेंगे, जो बिल्कुल साइड पे रह गए मार खा के साइड पे हो गए, उन्होंने खाने नहीं खाया, वो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट हो जाएंगे। ये वाला जरा कॉन्सेप्ट जेन में रखिएगा ना, फिर आपको बड़ा जल्दी समझ आएगा। तो उसमें क्या होता है कि जो देर इज अ फाइट फॉर सर्वाइवल जो है ना, उसमें जो जितना फाइट करके सर्वाइव कर जाएगा, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, और रिसोर्सेज जितने हैं वो आप जितने अपने अचीव कर लोगे तो आप सर्वाइव करोगे। अगर आप नहीं करते हो तो फिर चल यार खैर है, वो वाले कभी सर्वाइव नहीं करते। ये मैं मजाक से कह रही हूँ, ये वो जो नहीं मिलता जिनको फूड, वो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये दुनिया का रूल भी अभी यही बनता जा रहा है। ओके जी। न्यू डार्विनिज्म में भी इसने डार्विन जो था ना, ये वो था नेचुरलिस्ट था, इसने वो किया था, जर्नी किया था, और अपनी जर्नी पे इसने बुक लिखी थी, और उसके पे इसने कहा था हर ऑर्गेनिज्म जो है ना, हर एरिया का अलग होता है। और वो रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे वहाँ की फूड, वहाँ की डाइट, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, ठीक है। तो ये था जी ऑल अबाउट द डार्विन, न्यू डार्विनिज्म एंड द लमार्क। मैंने बहुत ही तेजी से आपको स्टोरी सुनाई है। आप मुझे अब बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना है एवोल्यूशन में से, ठीक है। डार्विन, न्यू डार्विन, एविडेंसेस, मैंने मुझे एविडेंसेस निकालने। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन कौन कौन से हैं? वो जो है ना आपकी ये वाली, ये जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स इज अ एविडेंस है कि इंसान जो थे पहले बंदर थे। क्योंकि जब monkeys थे तो उस वक्त इनमें सीकम होता था, जब ये ह्यूमन बने तो अब तो ये यूजलेस है अपेंडिक्स। तो ये उस वक्त काम करता था, अभी नहीं है। तो वो विस्टिजियल ऑर्गन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जो लिंक शो करते हैं with their ancestor, they are the evidence। वो हमारे सबूत है भाई। भाई देख लो भाई, पहले तो तुम बंदर थे, तुम उस तरह तुम्हारे अंदर तो सीकम था, अब वो अपेंडिक्स, ठीक है। ये वाली एक चीज है। दूसरा इसमें और कौन से एविडेंस है, मैं अपनी टेक्स्ट भी निकालती हूँ। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स हैं, और होमोलोगस स्ट्रक्चर्स है। ये वाला आपने करना है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स में और बता देती हूँ। वेस्टिजियल ऑर्गन वो मतलब क्या होता है? वो वाले ऑर्गन जो कि पहले फंक्शनल थे और अब वो नॉन फंक्शनल ऑल्दो है, बट दे शो द लिंक विद देयर एंसेस्टर्स, ठीक है। फोल्डर जो भी है उसमें से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी इसी में आता है लिंक में। द स्टडी ऑफ द बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म at the molecular level is called the molecular biology. Evolutionary relationship among the species are referred to as the DNA and the protein. Like देखिए molecular biology से हम लोग पता चला लेते DNA टेस्ट से कि ये अगर हॉस्पिटल में बच्चा गुम हुआ हुआ तो ये किस टाइप का, ठीक है। तो यूं हार्डी वाइन पर नहीं है बेटा, वो एक्सक्लूडेड है, वो आपके इसमें नहीं है बेटा, नहीं आ रहा। वो थोड़ा सा मुश्किल था भी था, तो वो अच्छे ही है। वो प्रीवियसली भी नहीं आया, पुराना आपका सिलेबस रिपीट हो रहा है, तो ये नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ डार्विन, न्यू डार्विनिज्म और ये एविडेंस वाला करना है, ठीक है। और एविडेंस में आपने मॉलिक्यूलर और जेनेटिक्स भी कर लेना है। उसके अलावा और क्या है जी, जंक डीएनए भी है। जंक डीएनए किसको कहते हैं? जंक डीएनए उसको कहते हैं, refer to the regions of the DNA that are non-coding, or the other word they do not code for the any protein, तो हम उसको जंक डीएनए कहते हैं, ठीक है जी। ओके, मैंने तो जरा जल्दी में करा ही दिया। अब आप मुझे बताएं कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको नहीं आते और स्टिल यू नीड टू स्टडी देम। तो आप लोग मुझे बता देंगे, तो वो फिर अब हम वो वाले सिर्फ प्रॉब्लम एरियाज वाले टॉपिक्स होंगे, वो भी हम कर सकते हैं, बट वी विल डू इट ऑन नेक्स्ट, नो नॉट ऑन अ नेक्स्ट वीकेंड, आफ्टर 18, ठीक है। लेकिन आप मुझसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, कभी भी आप पूछ सकते हैं। अभी मुझे बताएं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क प्लीज, वी हैव स्टिल टाइम, और दूसरी मीटिंग भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ, डेवलपमेंट तो नहीं है, एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपने लिंक जो होता है ना, वो करना है, यस वो करना है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जैसे होता है ना एवोल्यूशनरी लिंक जो शो करते हैं, लाइक लेट मी चेक कि आपकी बुक में कैसे किया है। न्यू डार्विनिज्म, कंपैरेटिव एनाटॉमी, यस कंपैरेटिव एनाटॉमी करना है आपने।
कंपैरेटिव एनाटॉमी में क्या है, एनाटॉमिकल जो है ना, होमोलोगस स्ट्रक्चर और एनालोगस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मैंने भी अभी बोला था। डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि विच आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली सिमिलर, फॉर कॉल द होमोलोग। फंक्शनली डिफरेंट है लेकिन उनका स्ट्रक्चर सेम है। सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म आर नोन एज होमोलॉगी and such anatomical signs are called evolution is called the homologous structure। इसमें एग्जांपल क्या है, skeletal एलिमेंट्स जैसे हैं मेक अप द फोर लिम्ब ऑफ द ह्यूमन, कैट्स, व्हेल, बैट। इन सब के फोर लिम्ब मींस के जो हाथ है, बाजू है, सब एक जैसे होते हैं। ठीक है, सारे पेंटाडेक्टाइल ये मींस कि 5 फिंगर्स हैं। द बेसिक सिमिलरिटी फोर लिम्ब की सेम है, कॉन्सिक्वेंसेस आती है। लेकिन अब कोई बैट जो है वो उड़ने के लिए यूज कर रहा है, हर एक का जो है ना वो यूज करने का अलग है। और एनालॉगस में क्या होता है कि सच ऑर्गन विच आर फंक्शनली अलाइक, यानी कि दोनों एक जैसे हैं लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। ठीक है, एनालॉगी, एनालॉगी का मतलब होता है ना डिफरेंट। तो डिफरेंट कहाँ है, स्ट्रक्चरली। ठीक है, अब जो अगर स्ट्रक्चरली डिफरेंट है और वो फंक्शनली सेम है, जैसे कि इसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में कहेंगे, और जो पहले वाला हमने पढ़ा वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। इसमें एग्जांपल क्या है, विंग्स ऑफ द बर्ड एंड द इंसेक्ट आर एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। देखिए, इंसेक्ट के विंग है या बर्ड्स के विंग है, बोथ आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग। ठीक है, लेकिन अगर हम उसके देखें ना तो उसके कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में तो बोथ आर यूज्ड फॉर द फ्लाइंग बट दे आर अराइज डिफरेंट। ठीक है, होमोलोगस में क्या होता है, होमोलोगस में वो उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट। पीछे से सेम है, उनके शुरू से सेम है, उनके पेंटाडिक्टाइल में, लेकिन हर एक का काम जो है ना फंक्शन अलग। तो एनालॉगी में क्या होता है, दे हैव द सेम फंक्शन बट देयर ओरिजिन्स डिफरेंट। ठीक है, जैसे देखिए इंसेक्ट की विंग है और बैट की विंग है, वो तो डिफरेंट है ना। ठीक है, अब बताएं और कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आई हो। अदरवाइज वी ऑल डन, पूरा सिलेबस आपका हो गया। ओके जी, गुड हो गया। लेकिन स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज यू कैन आस्क, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। एंड हियर वी एंड ऑल द सिलेबस एंड ऑल द बेस्ट कि अब आपने पढ़ना है इसको। अगर ओके, जरूर बेटा जरूर। ओके देन, टेक अ ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द बेस्ट। रेस्ट नहीं करना, आप लोगों ने बहुत पढ़ना है, यही दिन है आप लोगों के पढ़ने के। और बहुत ज्यादा पढ़े और जहां मेरी जरूरत हो मुझे बताएं, फिर हम क्लास भी ले लेंगे। ठीक है, ओके बेटा, टेक अ ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ देन। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।